हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो तेलंगाना के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो डीसेट के हों या डीएससी के हों या बीएड के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम हों, जिसमें जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात और करंट अफेयर के सवालात पूछे जाते हैं। ये सवालात बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही अहम सवाल है आपका। ये देखिए, डीसेट का सिलेबस है, इसमें भी आपका जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। और इसी के साथ जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि वीडियो अपलोड होती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उस पर क्लिक करके आप उससे भी जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी तेलंगाना के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उर्दू मीडियम से हैं, क्योंकि जो भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताई जाएंगी। और मज़ीद हेल्प के लिए आप 9873603812 व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो बार बार पूछा जाता है, आपको जानना भी चाहिए, नई रियासत तेलंगाना वजूद में आई कब आई? आपको पता है, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। अब इससे यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना कब नया राज्य बना, नया स्टेट यानी नई रियासत कब बनी? तो बताइए। 2 जून 1914? नहीं, तो गलत है। देखिए, 2014 तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। 2 जून 2014 क्या है? 2 जून 2014। ये देखिए, यहाँ जुलाई लिखा, जुलाई भी नहीं सही। एक चीज़ याद रखिए, 2 जून 2014 को एक नया स्टेट यानी तेलंगाना वजूद में आया। स्टेट को याद रखिए। आगे है, तेलंगाना के कदीम अजला में रकबा के लिहाज से कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है? आपको पता है, तेलंगाना स्टेट जब वजूद में आया, पहले उसके 10 ज़िले थे, बाद में ज़िलों की तादाद बढ़ा करके 33 कर दी गई। कहा जा रहा है रकबा का, रकबा मतलब होता है एरिया के एतबार से सबसे बड़ा, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा ज़िला है? बताइए। इसमें आपका महबूब नगर रकबा में देखेंगे तो सबसे बड़ा है। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए तहरीक का आगाज़ यानी किस साल हुआ? यानी ये तहरीक का आगाज़ किस साल शुरू हुआ कि तेलंगाना अलग राज्य, अलग स्टेट, अलग रियासत बननी चाहिए, अलग सूबा बनना चाहिए? 1972, 1969, 2009 या 2014? बताइए। देखिए, ये जो इसकी मांग की गई थी 1969 ही से, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर उसका कानून यानी उसका आइन बन के तैयार हुआ 1950 से। उसके बाद ही 1952 में जब रियासत यानी अलग अलग स्टेट को लैंग्वेज यानी ज़ुबान के बुनियाद पर बांटा जाने लगा, बनाया जाने लगा, तो उसमें आंध्र प्रदेश भी बना। लेकिन आंध्र प्रदेश बनने के बाद 1969 ही से तेलंगाना
के लोग ये चाह रहे थे कि हमको आंध्र प्रदेश से अलग किया जाए। 1969 ही से ये आवाज़ उठ रही थी, इसके लिए एजिटेशन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, मुजाहरा किए जा रहे थे। लेकिन बनते 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 2014 यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया सूबा, एक नया स्टेट बनके तैयार हुआ। ठीक है। आज़ाद रियासत हैदराबाद का इंडिया यूनियन में इंज़िमाम कब अमल में आया? बहुत अहम सवाल। आपको पता है कि हैदराबाद पहले एक इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करता था, हैदराबाद के नाम से मशहूर था। निज़ाम की यहाँ हुकूमत हुआ करती थी। ठीक है। जब यहाँ से अंग्रेज़ चले गए, उन्होंने जो अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थीं, उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया था कि आप लोग अपने हालत पे रहिए। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब इसका आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया 1950 से, तो फिर ये सोचा गया कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनको हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। जिन्होंने मिलने से इनकार किया उनके ख़िलाफ़ आर्मी कार्रवाई यानी सैन्य कार्रवाई जिसको कहा जाता है, उसके लिए यानी ज़बरदस्ती ज़ोर की बुनियाद पे उनको हिंदुस्तान में मिला लिया गया। तो कहा जा रहा है आज़ाद रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन यानी हिंदुस्तान में इंज़िमाम यानी कब उसमें मिल गया आज़ाद रियासत हैदराबाद? बताइए। ये जो है 17 सितंबर 1948 यानी आज़ादी के 1 साल के बाद ही जो है आज़ाद रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन यानी हिंदुस्तान में मिला लिया गया। कैसे मिला? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के राजा थे, जो निज़ाम की हुकूमत थी, वो हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाह रहे थे। इसलिए यहाँ मिलिट्री भेज करके यानी आर्मी की कार्रवाई, उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन एक चलाया गया, कहा जाता है 13 से 17, ज़्यादा दिन नहीं चला था। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक सैन्य कार्रवाई जिसको कहा जाता है यानी मिलिट्री एक्शन कराया गया कि यानी उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई कि अगर नहीं मिलोगे तो तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बाद में निज़ाम हुकूमत 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़िमाम हो गया यानी इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। पहले क्या है, इंडिपेंडेंट हुआ करता था। ठीक है। इसी एक सवाल और पूछा जाता है, ये जो ऑपरेशन किया गया था यानी जो एक्शन यानी मिलिट्री एक्शन, इसका एक नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा, रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए 13 सितंबर से 17 सितंबर तक जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन पोलो, इसका नाम रखा गया था। 1948 में इसको मिला लिया गया था। आगे चलिए। रियासत हैदराबाद के पहले और वाहिद वज़ीर आला थे। जब रियासत हैदराबाद इंडिपेंडेंट थी तो रियासत हैदराबाद के पहले और वाहिद वज़ीर आला कौन थे? ये थे बोगोरला रामा कृष्णा राव। बोगोरला रामा कृष्णा राव। ठीक है। रियासत हैदराबाद के पहले और वाहिद वज़ीर आला जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। जब इसका इंडिया में विलय हो गया, निज़ाम हुकूमत का ख़ात्मा हो गया,
तो पहले वाहिद वज़ीर आला कौन बने? बोगोरला रामा कृष्णा राव। यानी इस नाम से पता चलता कि वो क्या थे? नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, कहीं कहीं लिख के आता है बोगोरला। ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं थे। कब से कब तक थे? 1952 में एक अलग रियासत बनी। 1952 से 1956 तक। ठीक है, 1952 से 1956 तक थे। कब से कब तक थे? 1952 से 1956 तक। 1900 यानी रियासत हैदराबाद, जब क्या हुआ कि हैदराबाद को जब इंडियन यूनियन में 1948 में मिला लिया गया तो इसको एक अलग रियासत बनाया गया हैदराबाद। ठीक है, ये अलग रियासत कब तक रही? 1952 से 1956 तक। तो 1952 से 1956 तक जो अलग रियासत थी, उस टाइम उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? बोगोरला रामा कृष्णा राव थे। ठीक है, उसके बाद 1956 में रियासत हैदराबाद का इंज़माम कहाँ हो गया? एपी में। एपी यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में होने के बाद ही से अलग मांग उठने लगी थी कि इसको हमको यानी हैदराबाद को अलग किया जाए, यानी तेलंगाना एक अलग रियासत बनाई जाए। उसकी मांग उठते 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 उसको आंध्र प्रदेश से अलग कब कर दिया गया? 2 जून, जो अभी आपने देखा है, 2014 को रियासत तेलंगाना का वजूद कायम हुआ। ठीक है, ये पूरी कहानी है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे क्या है? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का क़याम अमल में आया, यानी TRS। T से तेलंगाना, R से राष्ट्रीय और S से समिति का क़याम अमल में कब आया? 27 अप्रैल। कब आया? 27 अप्रैल 2001 में आया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014, यानी आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून। अब जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो एक नया कानून बनाया गया था। ठीक है, वो नया कानून कहा जाता है बितरतीब। लोकसभा और राज्यसभा में बितरतीब मंजूर किया गया। जब ये बात रखी गई कि अब तेलंगाना एक नई रियासत बनेगी, कहाँ से कट गए? आंध्र प्रदेश से। क्योंकि आपको पता है 1952 से 1956 तक हैदराबाद अलग था। उसके बाद हैदराबाद को मिला दिया गया किससे? आंध्र प्रदेश से। फिर मिलाने के बाद ही यहाँ के लोगों में ये बात हमेशा उठती रही कि हमको अलग किया जाए, तेलंगाना एक नई रियासत बनाई जाए जो कि तेलंगाना बने। ठीक है, तो 2014 में आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब कोई किसी स्टेट का बंटवारा होता है, जब किसी रियासत का बंटवारा होता है, तो उसके लिए एक बिल लाई जाती है और वो बिल पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग होती है। जब वहाँ से वो बिल पास हो जाती, उसके बाद ही नई रियासत बनती है। तो जब ये बिल को, आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में जो MP होते हैं उनको आम जनता चुनती है, यानी उनका चुनाव करती है, उनका इलेक्शन होता है। राज्यसभा के लोगों का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी उनको MP MLA चुनते हैं। बस इतना आप याद रखिए, ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन मिल करके आपके पार्लियामेंट बनते हैं। जब बिल दोनों में पास हो जाती है, उसके बाद फिर जो देश का प्रेसिडेंट है, ठीक है, सदर जमहूरिया है, उस पर साइन कर देता है तो बिल नाफिज हो जाते हैं।
ठीक है, यानी उस पर अमल होना जारी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो जदीद कानून बना था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया जाए, तो लोकसभा राज्यसभा में बितरतीब किस डेट को मंजूर किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी 18 और 20 फरवरी, 18 फरवरी और 20 फरवरी को। अब आगे है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की उर्दू ज़ुबान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में कब आया? ये अमल में आया 1918 में, यानी हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? क्या पूछा जाएगा? उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर। इसके फाउंडर थे मीर उस्मान अली खान। ठीक है, याद रखिए, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान ही इसके फाउंडर थे। इसका क़याम हुआ 1918 में। ठीक है, 1918 में इसका हुआ। इसके बाद ही जो और मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे आप देखेंगे 1920 में खिलाफत मूवमेंट चला था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत आपने दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से जानी जाती है। और इसी के साथ ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम पहले अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ आप एक यूनिवर्सिटी सुनते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका भी क़याम 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, लेकिन इससे पहले ही 1918 में मीर उस्मान अली ख़ान के हाथों, उनके ज़रिए 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। ठीक है, अखबार गोलकुंडा की इशाअत का आगाज़ कब हुआ? 1925 में। ये सब आज़ादी से पहले की बात है। अखबार गोलकुंडा निकला था कब? 1925 में। आईआईटी हैदराबाद की ज़िला में वाक़। आपको पता है हिंदुस्तान में अलग अलग आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं। तो आईआईटी हैदराबाद किस ज़िले में वाक़ है? संगारेड्डी ज़िले में। कहाँ है? संगारेड्डी ज़िले में। ठीक है, रियासत तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन हैं? चीफ मिनिस्टर यानी सीएम, आपको तो जानना ही चाहिए, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है। ये चौथे नंबर पे, यानी रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। आगे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN, ये कहाँ वाक़ है? जाहिर सी बात है, कहाँ होगा? हैदराबाद में। आगे क्या है? श्री प्रसागर प्रोजेक्ट। क्या नाम है? श्री द सागर प्रोजेक्ट। यानी जो नाम ऐसे हैं जो तेलुगु से मिलते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। श्री द सागर क्या है? श्री द सागर प्रोजेक्ट किस ज़िला में वाक़ है? अच्छा, श्रीबदा सागर प्रोजेक्ट को कभी कभी एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट, एल्लमपल्ली, ठीक है, यहाँ पल्ली बहुत है, ठीक है, तेलंगाना में पल्ली बहुत है। एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कब हुआ? एक करीमनगर में। कहाँ? करीमनगर। आगे है
सातवाहन, कहीं सातवाहन पढ़ा जाता है, कहीं सतवाहना। सतवाहना हुक्मरानों का पहला पायतख्त कौन सा था? सतवाहना हुक्मरानों का पहला पायतख्त कौन सा था? ठीक है, कौन सी जगह थी? ये थी करीमनगर। क्या थी? करीमनगर। ठीक है, करीमनगर इसका पहले नाम, जब इसकी हुकूमत थी, यानी सतवाहना हुक्मरानों की जब हुकूमत थी, उनका पायतख्त जो है, अब ये करीमनगर है। करीम जब उस टाइम जब हुकूमत थी, उसका नाम था कोटी लिंगला। कोटी, ठीक है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कोटी लिंगला था। किस सन में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया और हैदराबाद पर काबिज हुआ? आपको पता है, ये मुगलवी हुकूमत के बहुत मशहूर बादशाह औरंगज़ेब माने जाते हैं। औरंगज़ेब का जो शासन यानी हुकूमत की जो टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा मानी जाती है, इन्होंने अपने राज्य का, अपने शासन का, ठीक है, अपनी हुकूमत का यानी को वसी करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसको वाइड करने के लिए दिल्ली से कहाँ का रुख किया? साउथ का रुख किया और गोलकुंडा पर हमला किया। तो पूछा जा रहा है, किस सन में औरंगज़ेब ने गोलकुंडा पर हमला किया और हैदराबाद पर काबिज हो गया? बताइए। ये मुगलवी हुकूमत का टाइम है, इसमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। अगर आप हिस्ट्री की और किताबों में देखेंगे तो उसमें आपको आएगा 1687 में। कितना? कहीं कहीं 1684 माना जाता, 1684, लेकिन यानी आखिरी तौर पे जब वो हमला करके उस पर काबिज हो गए तो वो सन था 1687। 1687 कहीं लिख के रखिएगा। ठीक है, ये जो है 8 महीने कहा जाता है। कितना? 8 महीना। ठीक है, 8th मंथ तक लड़ाई चली थी निज़ाम की हुकूमत से। ठीक है, उसके बाद औरंगज़ेब जीत करके गोलकुंडा पर हमला करके हैदराबाद पर काबिज हो गए। कब? 1687 में। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है, उस टाइम गोलकुंडा में किसकी हुकूमत थी? याद रखिएगा, उस टाइम गोलकुंडा में अब्दुल हसन कुतुब शाह। क्या नाम था? अब्दुल हसन कुतुब शाह। यहाँ लिख देता हूँ। अब्दुल हसन कुतुब शाह। अब्दुल हसन कुतुब शाह को हराया था। 8 महीने तक लड़ाई चली थी। फिर औरंगज़ेब ने गोलकुंडा पर हमला करके 1687 में हैदराबाद पर काबिज हो गए। चलिए, हस्ब झेल रियासतों में से किस रियासत की सरहद तेलंगाना से नहीं मिलती? देखिए, कर्नाटका की सरहद तो तेलंगाना से मिलती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन दोनों की तो मिलती ही मिलती है, आपको भी पता होगा। इन्हीं दोनों में आपको एलिमिनेट करना है। इसमें छत्तीसगढ़ से भी मिलती है, लेकिन उड़ीसा से तेलंगाना यानी रियासत तेलंगाना की सरहद उड़ीसा से नहीं मिलती है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के इंज़माम के लिए तयशुदा शरीफाना मुआहदा पर दोनों जानिब के कायदीन ने दस्तखत कब किया? मुआहदा का क्या नाम था? शरीफाना मुआहदा। उस पर दस्तखत कब किए? कहा जाता है 20 फरवरी
1956 पर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के इंज़माम के लिए तयशुदा शरीफाना मुआहदा पर, आपको पता है तेलंगाना के इंज़माम नहीं, ये हैदराबाद के इंज़माम, आपको पता है अभी 1952 से 1956 तक इंडिपेंडेंट रहा हैदराबाद, इसको आप तेलंगाना मान सकते हैं। लेकिन 56 में क्या एक मुआहदा के शरीफाना मुआहदा के तहत जो है इसको उसमें मिला दिया गया, किसमें, आंध्र प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे ने नागार्जुना प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद कब रखा, इसका संगे बुनियाद कब रखा, 10 दिसंबर 1935, ये तो गलत है। सही मानों में 10 दिसंबर 1955 को रखा। उस टाइम वो वजीर आज़म थे, 10 दिसंबर 1955 को रखा। चार मीनार की तामीर किस बादशाह ने करवाई, हमेशा लोग चार मीनार मक्का मस्जिद जाते ही रहते हैं, तो चार मीनार की तामीर किस बादशाह ने कराई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद रखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा हुकूमत के, निज़ाम हुकूमत के कौन से बादशाह थे, तो पांचवे थे। कौन से, फिफ्थ, पांचवे, याद रखिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस नंबर पे, पांचवे थे। अच्छा, एक सवाल ये भी आ सकता है, चार मीनार की तामीर किस सन में कराई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस सन में कराई थी, याद रखिएगा डेट 1500, बहुत पुराना है, 1591 में। में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो पांचवें बादशाह थे, 1591 में चार मीनार की तामीर कराई थी। तेलंगाना में ज्ञान सरस्वती मंदिर यानी ज्ञान सरस्वती मंदिर किस ज़िला में वाक़ है, बताइए। ज्ञान सरस्वती मंदिर आदिलाबाद में वाक़ है। आगे है, वेमुला वाड़ा राजा राजेश्वर, कहीं राजेश्वर लिख के आता, कहीं राजेश्वरी, राजेश्वर मंदिर कहाँ पे वाक़ है, बताइए। वेमुला वाड़ा राजा राजेश्वरी या राजेश्वर मंदिर कहाँ पे वाक़ है, ये आपका करीमनगर में है। कहाँ, करीमनगर। तेलंगाना का रियासती यानी यहाँ का सूबाई रियासती जानवर कौन सा है, तेलंगाना का रियासती जानवर एक हिरन है जिसको स्पॉटेड डियर कहा जाता है, यानी उसके ऊपर ऐसे ऐसे चितकबरे का निशान रहता है। स्पॉटेड डियर क्या है, तेलंगाना का रियासती जानवर है। रियासत हैदराबाद के स्पीकर थे, इसमें से कौन रियासत हैदराबाद के स्पीकर रहे हैं, ये थे कृष्णा धरावाय वायद्या, ठीक है। कौन थे, कृष्णा धराव वायदिया। जो ये तेलुगु नाम होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है उसका तलफ़ुज़ करना, ठीक है। आगे है, तेलंगाना इलाका से ताल्लुक़ रखने वाला पहला फ़र्द जिसे आंध्र प्रदेश का वज़ीर आला बनाया गया, तेलंगाना इलाका से यानी हैदराबाद इलाका से ताल्लुक़ रखने वाला पहला इंसान जिसे आंध्र प्रदेश का वज़ीर आला यानी सीएम बनाया गया, ये हैं पीवी नरसिम्हा राव। एक फैक्ट या ये भी रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे, तेलंगाना के थे, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला बने। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के बाद ये हिंदुस्तान के 9वें नंबर पे वज़ीर आज़म भी बने थे। तकरीबन 1955
यानी 1995 96 के आसपास थे, ठीक है। 90 यानी 90 नंबर के वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर, और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले पहले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला भी थे, पीवी नरसिम्हा राव। तेलंगाना में लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा मकाम मशहूर है? लकड़ी के खिलौने के लिए ये है इसमें निर्मल, ठीक है। किताब है सुमथ्या शताका यानी सोमती शताका जिसको आप कहते हैं के मुसन्निफ, एक बुक है, इसके मुसन्निफ कौन हैं बताइए? इसका है बाडन्ना करके इसके मुसन्निफ हैं इस बुक के। किताब वरुषा डिपा और शाका, वर्षाद देपा शाका के मुसन्निफ कौन है? ये सब तेलुगु नाम इसी तरह होते हैं। बताइए, इसके मुसन्निफ हैं पालकोरी की सोमानाधा। आगे है ना गोदावा का मुसन्निफ कौन है? यानी किताब नागोडावा के मुसन्निफ कौन है? कालोजी नारायण राव हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाला तेलंगाना का मुतवत्तिन, इनमें से कौन सा ऐसा तेलंगाना का रहने वाला है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? इसमें है संगी रेड्डी, नारायण रेड्डी, संगी रेड्डी और नारायण रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किस फनकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के यानी जो फिल्मी दुनिया में अच्छा काम करते हैं उसमें दिया जाता है, अवार्ड हासिल किया? बताइए। ये है याइडी जयराज। कौन है? याइडी जयराज। आगे इन्हें तेलंगाना कॉटन कहा जाता है। तेलंगाना कॉटन किसे कहा जाता है? नवाब अली नवाज जंग को तेलंगाना की रुई, ठीक है। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए शहीद होने वाला पहला हीरो कौन है? बताइए। इसमें है डोडी, ठीक है। कौन है? डोडी कामोरैया। डोडी कामोरैया की शहादत किस तेलंगाना स्टेट के अलग स्टेट पे मांग करने के लिए हुई? क्योंकि अनशन पे बैठ गए, खाना बंद कर दिए थे कि हमको आंध्र प्रदेश से अलग किया जाए। तो इसको मांगते हुए सबसे पहली मौत किसकी हुई थी? डोडी कोमरैया की, ठीक है। मर्दमशुमारी 2011, आपको पता है 2011 के बाद 2022 में होना था, उधर कोरोना आ गया, इस वजह से मर्दमशुमारी अब होने वाली है। तो 2011 के डेटा को हम अभी लेकर चल रहे हैं जब तक 2025-26 वाला डेटा नहीं आ जाता है। मर्दमशुमारी 2011 के मुताबिक तेलंगाना की जुमला आबादी है। 2011 के मुताबिक तेलंगाना की जुमला आबादी कितना है? ये है आपका, ठीक है, ये 3,51,000, ठीक है। लगभग आप मान सकते हैं 4 करोड़ है, ठीक है। 3,51,000, 3,51,93,978 है, ठीक है। डेटा याद रख लीजिएगा। अब तो 4 करोड़ के पार कर गई होगी। मर्दमशुमारी 2011 के मुताबिक तेलंगाना में 1,000 मर्दों के लिए औरतों की तादाद, यानी रेशो निकाला जाता है ना कि 100 मर्दों पे कितनी औरतें हैं या 1,000 पे कितनी हैं। तो ये डेटा 2011 के मुताबिक कितना था? 1988, यानी मर्दों के मुकाबले में औरतें कम हैं। मर्दमशुमारी 2011 के मुताबिक तेलंगाना के कदीम अजला में से
किस ज़िला में कसाफत आबादी अक़ल तरीन है, सबसे कम आबादी किस ज़िला में पाई गई। ये है आपके आदिलाबाद। आदिलाबाद में सबसे रकबा बहुत ज़्यादा है लेकिन आबादी बहुत कम है। तेलंगाना के जदीद अज़ला में अक़ल तरीन कसाफत आबादी किस ज़िला में पाई गई। तेलंगाना के जदीद अज़ला, आपको पता है पहले 10 ज़िले थे, उसके बाद 33 ज़िला बनाया गया, उसमें से अक़ल तरीन किस ज़िला में है बताइए। यह है आपका यानी कोमारम भीम आसिफाबाद में, कोमारम भीम आसिफाबाद याद रखिए। तेलंगाना किस ज़िला में जिनसी तनासुब अक़ल तरीन पाया गया, किस ज़िला में मर्दों के मुकाबले में औरतें यानी कम है, सबसे कम है, कौन सा ज़िला है उसमें, ये आपका हैदराबाद। ठीक है, चौंकाने वाला है। तेलंगाना किस ज़िला में जिनसी तनासुब अक़ल तरीन, यानी हैदराबाद में मर्दों के मुकाबले में औरतें कम हैं। यूरेनियम के ज़खायर किस ज़िला में ज़्यादा पाए जाता। आपको पता है यूरेनियम से एटम बम बनाए जाते हैं, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पे अटैक भी किया कि आप यूरेनियम जो है रख रहे हैं, यूरेनियम से बाद में परमाणु बम एटम बम बना लेंगे। इसी वजह से हमला हुआ है, बाद में हो रहा है कि वापस करो। आप देख ही रहे हैं उसकी जंग अभी जारी है। ठीक है, तो यूरेनियम के ज़खायर किस ज़िला में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये है नलगोंडा में। ठीक है, चलिए। काकतीय सल्तनत में रानी रुद्रमा देवी के दौरे हुकूमत में किस यूरोपीय सयाह ने दौरा किया। काकतीय हुकूमत जो ये वारंगल के आसपास थी, ठीक है, किस यूरोपीय सयाह ने दौरा किया था बताइए। ये था मार्को पोल। आगे है फ्रेंडला 40वां सवाल क्या है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, F से फर्टिलाइज़र, C से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे वाक़ई है। ये है आपका रामागुंडम में। कहाँ है, रामागुंडम में। आगे चलिए। समाक्का सारा रामा जत्रा, ठीक है, के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। ये है आपका ए और बी दोनों सही। क्या है, हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसको मेडाराम जातर अभी कहते हैं, जो वरंगल के ट्राइबल इलाकों में मनाया जाता है। आगे क्या है, कालोजी नारायण के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। इनके बारे में ए और बी दोनों दुरुस्त है। वो हिंदुस्तानी शायर और मुजाहिद आज़ादी थे, ठीक है, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। आगे है कोमारम भीम, जिसने हैदराबाद की आज़ादी के लिए आसिफ जाही सल्तनत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी, उसका ताल्लुक़ किस कबीले से था। गोंड एक कबीला है, ठीक है, उससे था। 800 साल कदीम बड़ा दरख्त पलामरी तेलंगाना के किस ज़िला में वाक़ है बताइए। यह है महबूब नगर में। 800 पुराना दरख्त है। भोंगीर किला तामीर करवाया। भोंगीर किला किसने तामीर करवाया था। विक्रमादित्य चहारुम, यानी 4th विक्रमादित्य ने भोंगीर किला की तामीर कराई थी।
आगे है श्री राम सागरिया पोचम पा पॉडेर प्रोजेक्ट, यानी पूरा नाम है श्री राम सागरिया पोचमपाड प्रोजेक्ट किस ज़िला में वाक़ है। यह है आपका निज़ामाबाद में। आगे है कुंतला आबशार किस ज़िला में वाक़ है, ये भी आदिलाबाद में है। तेलंगाना से गुज़रने वाली तवील तरीन कौमी शाहरा यानी नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे वो कहते हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं। तो इसमें सबसे लंबा है NH यानी नेशनल हाईवे 7, याद रखिए 7। खुशबूदार घास रूसा किस ज़िले में पाई जाती है, ये आपका निज़ामाबाद में है। आगे है जंगली जानवर की पनाहगाह कोवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस ज़िला में वाक़ है, ये आपका आदिलाबाद में है। आगे है तेलंगाना में ख्वातीन को मुफ्त सहूलत हासिल है, बताइए। पकवान गैस कनेक्शन, मुफ्त कार की सहूलत, RTC बस में यही है। जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, यानी कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के उसमें आई है नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, तो उन्होंने हर औरत के लिए RTC जो तेलंगाना गवर्नमेंट की बसें हैं उसमें सफ़र की सहूलत, यानी फ्री में वो ट्रेवल कहीं से कहीं कर सकते हैं। आगे है देवादूला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के ताल्लुक से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये है आपका चारों सही माना जाएगा। ये ज़िला वारंगल में वाक़ है, ठीक है। देवादूला लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। इसका अहम मकसद गोदावरी से पानी पंप के ज़रिए उठाकर आबपाशी करना यानी सिंचाई करना है। इसको जय चौकारों के नाम से जय चौकारों के नाम से भी जाना जाता है। रियासत तेलंगाना के नाम को तब्दील कर दिया गया। पहले क्या है, जब KCR की हुकूमत थी यहाँ, उस टाइम TS कहा जाता था। TS यानी T से तेलंगाना, S से स्टेट, तेलंगाना स्टेट। रेवंत रेड्डी की जब हुकूमत आई कांग्रेस की, तो इन्होंने क्या किया, असेंबली में एक बिल ला करके TS से TG कर दिया। आप देखेंगे पहले TS लिख के आता था, गाड़ी वगैरह का नंबर देखिए, पहले TS था, पहले TS DE सेट था, पहले TS स्टेट था, अब क्या हो गया, TG टेट हो गया। TG मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट। तो ये आपका चौथा वाला सही माना जाएगा। कौन सा चौथा? ये त्यौहार तेलंगाना तहजीब की शनाख्त है, बताइए कौन सा त्यौहार तेलंगाना तहजीब की शनाख्त है? बतोकुमा नाम का त्यौहार, ठीक है। रामागिरी किला यहाँ वाक़ है। रामागिरी किला कहाँ पे वाक़ है, बताइए। यह है करीमनगर में, ठीक है। और इसी के साथ फलकनुमा पैलेस की तामीर किसने कराया था? नवाब वक़ारुल उमरा। देखिए रामागिरी किला जो है, ये इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए। रामागिरी किला एक आपका ज़िला है, उस ज़िले का नाम है पेद्दापल्ली। क्या है? पेद्दापल्ली। पेद्दापल्ली ज़िले में रामागिरी किला है, ठीक है। अब पेद्दापल्ली में, ठीक है।
और इसी के साथ अब वो जगह किस में आती है, करीम नगर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करीम नगर में किला वाक़ है और इसमें क्या है, हनुमान, जो नॉन मुस्लिमों के जो भगवान हनुमान हैं उनकी स्टैचू यहाँ है इस किले में। ठीक है, इसी के साथ फलकनुमा, फलकनुमा एक बहुत बड़ा पैलेस है जिसको आप महल कहते हैं। ये आपके क्या नाम है, चार मीनार से 5 किलोमीटर दूरी पर एक फलकनुमा जगह है। ठीक है, फलक मतलब होता है आसमान, नुमा मतलब आसमान की तरह। इसको बनाया था नवाब वक़ारुल उमरा ने। ठीक है, देखिए ये जो है रामागिरी फोर्ट, पेद्दापल्ली जो कि करीम नगर है। ठीक है, इस तरह से किला है। देखिए पुराना किला है, पुरानी इमारत है। और ये जो आपका एक महल है फलकनुमा महल, फलकनुमा महल कब बनाया था, 1884 से 1894, यानी 10 साल लगा था इस तरह के महल को बनाने में। बनाया किसने है, आपने तो देख ही लिया है। इसको बनाया, ये जो है 32 एकड़, कुछ पॉइंट याद रख लीजिए, 32 एकड़ ज़मीन में ये महल फैला हुआ है। 32 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है। और ये इसकी स्थापना 1884 से 1894, उस टाइम ये जो आपके जो नवाब हैं, नवाब वक़ारुल उमरा वहाँ के, आप हाकिम थे या वज़ीर आज़म, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फलकनुमा फोर्ट, तो इससे मुतालिक सवाल क्या है आपका, फलकनुमा फोर्ट किसने तामीर किया, नवाब वक़ारुल उमरा ने। बनाया कब गया था, 1884 से 1894 में, 1894 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, और इस पैलेस से मुतालिक और कोई वैसा नहीं है। ठीक है, बस यही सवाल आपके आ सकते हैं, आप देखेंगे। इसलिए जो तेलंगाना में लोकल ट्रेनें चलती हैं जिसका किराया 5 रुपया होता है, जिसको हम जानते हैं MMTS, अक्सर, यानी आप देखेंगे लिंगमपल्ली से जो बन के चलती है कहाँ तक जाएगी, फलकनुमा तक। फिर फलकनुमा से चलती है दबीरपुरा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट कॉलेज होती हुई सिकंदराबाद अपना, फिर आगे फिर लिंगमपल्ली चली जाती है। देखिए ये क्या है, तो फलकनुमा, तो आपको पता होना चाहिए फलकनुमा क्या है। वहाँ एक पैलेस महल है। ठीक है, उसी के नाम पे उस जगह का नाम ही फलकनुमा रखा गया है। बहुत शानदार पैलेस है जिसको नवाब वक़ारुल उमरा ने बनाया है। ठीक है, चलिए, तारामती बारादरी को तामीर करवाया। तारामती बारादरी की तामीर किसने करवाई, पहला सवाल। इसको करवाया था अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने। तारामती बारादरी, ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल सराय है। क्या है, सराय। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग ऐसे सराय बनाते थे कि जब मुसाफिर आते हैं तो थक करके वहाँ आराम वगैरह फरमाते थे। ठीक है, तो बारादरी यानी उसमें 12 ऐसे दरवाजे हैं। मैं आपकी उसको उसकी इमेज दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से इमेज है। ठीक है, ये है तारामती बारादरी। और हिस्टोरियन इसको लिखते हैं कि इसकी एक लौंडी थी जिसको लोग रखते हैं गुलाम या रखैल, लौंडी थी, उसकी मोहब्बत में इसने ये बनवाया था। इतिहासकार इसको लिखते हैं कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी लौंडी के, जिसको वैश्या भी लोग कह देते हैं, उनकी याद में इसको बारादरी को बनाया था। ठीक है, आगे और क्या है, पुराना पुल किस बादशाह ने तामीर करवाया। पुराना पुल किस बादशाह ने, इसको इब्राहिम कुतुब शाह ने करवाया था। किसको, इब्राहिम कुतुब शाह ने
पुराना पुल। ये पुराना पुल, एक सवाल आ सकता है, पुराना पुल किस नदी पे बना है? पुराना पुल ये मूसी नदी पे। किस नदी पे? मूसी रिवर पे। पुराना पुल मूसी रिवर पर बना है। इब्राहिम कुतुब शाह ने इसकी तामीर कराई है। ठीक है। और तीसरा सवाल कि ये पुल कब बनाया गया? याद रखिएगा, मूसी नदी पे बना है, इब्राहिम कुतुब शाह ने बनाया है, और इसी के साथ साथ कब बना है? 1578 ईस्वी में इसको बनाया था। आप इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो ये पुराने पुल के बारे में लोगों ने दिलचस्प कहानी लिखी है कि ये पुराना पुल बना किस मकसद से था। लोग कहते हैं इब्राहिम कुतुब शाह का एक बेटा था। क्या था? इब्राहिम कुतुब शाह का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका बेटा था। ठीक है। इसकी एक लबर थी, यानी इसकी एक माशूका थी। ठीक है। उस माशूका से मिलने के लिए उसका नाम रखते हैं, यानी भागमती या भागवती करके ऐसे कुछ उसका नाम था। ठीक है। उससे मिलने के लिए, ठीक है, उससे मिलने के लिए यानी अपनी माशूका से मिलने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। क्योंकि गोलकुंडा, गोलकुंडा के उस पार बीच में क्या थी? मूसी नदी। उसके उस पार उसकी माशूका रहा करती थी। उससे मिलने के लिए, जिसको भागवती या भागमती नाम लिख के आता है, उससे मिलने के लिए उस पुल की तामीर कराई गई थी। इसलिए पुराने पुल को मोहब्बत का पुल भी कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क़याम अमल में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क़याम किस सन में अमल में आया? बताइए। 1974 में। ठीक है। ये देखिए पुराना किला जो मूसी नदी पे है, यानी अपने यानी गोलकुंडा को कनेक्ट करता था। ये मूसी नदी से उस पार उसकी माशूका रहा करती थी, इसलिए उसको बनाया गया था। चलिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? 1998 में। ये उर्दू मीडियम की यूनिवर्सिटी जो गच्ची बावली में है। ठीक है। आगे है रियायतो बंधु स्कीम। किससे जुड़ी है? किसानों से है। किससे? यानी सिंचाई करने के लिए रियायतो बंधु स्कीम बनाई गई थी। आगे है कल्याण लक्ष्मी पथकम स्कीम किस तबके से मुतालिक है? ST/SC यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबके से मुतालिक है। आगे है समग्र कुटुंब सर्वे। एक गवर्नमेंट ने एक सर्वे एक दिन में कराया था, जिसके लिए मंगलवार यानी दोशंबा मंगल का दिन रखा गया था। क्या था? समग्र, समग्र मतलब है तो पूरा। कुटुंब सर्वे, एक ही दिन में सर्वे कराने का एक टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था। कब किया गया था? दिन तो मंगल का था, किया कब गया था? बताइए। ये 19/8/2014 में, 19/8/2014 में किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में और तो बस इतना ही याद रखिएगा। आगे क्या है? माना ओरू माना पौनालिका, यानी अपना गांव अपना तालाब। माना ओरू माना पौनालिका स्कीम का आगाज़ किस रियासत में किया गया? यानी अपना गांव अपना तालाब, बताइए किस रियासत में किया गया था? ये अगर आप देखेंगे
ये तेलंगाना में किया गया था। शादी मुबारक स्कीम किस तबका की शादी, यानी मुस्लिम तबका के लिए है। मुबारक नाम ही है, यानी इसमें है कि 51,000 रुपया दिया जाता है जो गरीब महिलाएं शादी के मौके पे। आगे है, हेरेता हरानम स्कीम को दुनिया की बड़ी शजरकारी स्कीम में कौन सा मकाम, ठीक है, हासिल है। ये हेरेता हरानम स्कीम पूरी दुनिया में इसका कौन सा मकाम हासिल है, तीसरा मकाम। ये अब तेलंगाना का एक स्टेट है, उसको मेडक, ठीक है, मेडक ज़िले में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। आगे है, सिंगल वीमेन पेंशन स्कीम के तहत सालाना कितनी रकम दी जाती है, बताइए। 3,000 रुपये। नहीं 3,000 नहीं, शायद 1,000 दिया, 2 नंबर का सही होगा, ठीक है, 1,000 रुपया। आगे है, सिंगल वीमेन पेंशन स्कीम के तहत सालाना कितनी रकम दी जाती है। इसको एक बार देखिएगा, साल में कितना दी जाती है, ठीक है। 1,000 रुपये वैसे सही लिख के आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। मिशन भागीरथ का आगाज़ किस रियासत ने किया था। मिशन भागीरथ का आगाज़ किस रियासत ने, तेलंगाना ने किया था, ठीक है। हुकूमत की जानिब से हामिला ख्वातीन और पैदा होने वाले बच्चों के लिए KCR किट एक चलती थी ना, KCR, जो शायद अब हुकूमत बदल गई, अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। KCR किट प्रोजेक्ट का आगाज़ कितने करोड़ से किया गया, बताइए। ये किया गया था 605 करोड़, यानी उसमें गवर्नमेंट ने बनाया था कि सरकारी अस्पताल में अगर पैदाइश होती है, डिलीवरी होती है, तो अगर बच्ची पैदा हुई तो 12,000 रुपये देते थे, 12 से 13,000 रुपया भी दिया जाता था। और एक KCR किट थी, वो किट करके थी पूरा पैक, उसमें बच्चों के खिलौने, साबुन, तेल और इस तरह के, और उनका बिस्तर, छोटे बच्चे का बिस्तर, ये सब दिया जाता था। अब शायद लोग बता रहे हैं बंद है, लेकिन ये 605 करोड़ रुपए से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। किस टीवी चैनल के ज़रिए मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी के लिए वीडियो असबाक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेश किए जा रहे हैं, बताइए। 80 सेट करके एक टीवी चैनल है, उसके ज़रिए किए जा रहे हैं। अब देखिए, हमने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे, ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपको तेलंगाना की बहुत सारी हिस्ट्री पता चली, और ये सवालात हर एक एंट्रेंस, ख़ास तौर पे तेलंगाना के एंट्रेंस जिसमें आम मालूमात के सवालात होते हैं, उसमें बार बार ये पूछे जाते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी, दोस्तों को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, निज़ाम अकेडमी 22 करके। जिनको ना मिले व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा। 9873603812 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।